बच्चों हम पीवी वर्क की कैलकुलेशन के बारे में आपको बता रहे थे, उसमें से अब फर्स्ट पॉइंट ले लिया मैंने, सेकंड पॉइंट ले लिया और थर्ड पॉइंट भी हमने डिस्कस कर लिया। अब बात आती है फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट हमने लिया वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट मैं ले रहा हूँ रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क। अब रिवर्सिबल आइसोथर्मल का वर्क क्या होता है इसको मैं आपको समझा देता हूँ। रिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क निकालने का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, W रिवर्सिबल इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल dV V1 से लेके V2। ये फॉर्मूला हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ये तो रिवर्सिबल प्रोसेस का फॉर्मूला है, पर यहाँ हम किसके लिए बात करें, रिवर्सिबल तो है पर साथ में आइसोथर्मल भी है, तो देखते हैं इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा। ठीक, देखिए मैंने आपको समझाया था कि जो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है उसका जो P एक्सटर्नल है वो वेरिएबल होता है और वेरिएबल होगा, और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो P इंटरनल प्लस माइनस dP की इक्वल होता है। और आपको बताया था dP वेरी स्मॉल होता है, अगर वेरी स्मॉल है तो हम इसको नेग्लेक्ट करें, तो नेग्लेक्ट करें इसका मतलब ये हुआ कि जो P एक्सटर्नल है वो अप्रोक्स P इंटरनल के इक्वल होना चाहिए, और P इंटरनल का मतलब गैस का प्रेशर, तो इसको P गैस भी लिखा जा सकता है। तो मैं इस P एक्सटर्नल को हटा के और इसकी जगह P गैस लिख देता हूँ, तो फॉर्मूला बनेगा W रिवर्सिबल इक्वल टू माइनस इंटीग्रेटिंग फ्रॉम V1 टू V2 PdV। यहाँ तक हम आ गए PdV। चलेगी, आइडियल गैस है तो हम आइडियल गैस इक्वेशन की बात करें, हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV इक्वल टू nRT। यहाँ से अगर P कैलकुलेट करें तो P आता है nRT अपॉन V, तो P की वैल्यू अगर रखें तो फॉर्मूला बनेगा W रिवर्सिबल इक्वल टू माइनस इंटीग्रेटिंग फ्रॉम V1 टू V2 nRT अपॉन V dV। ये आ गया। N गैस के मोल कांस्टेंट होते हैं, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, T आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट होगा, तो हम इसको से लिख सकते हैं W रिवर्सिबल इक्वल टू माइनस W रिवर्सिबल इक्वल टू माइनस nRT इंटीग्रेटिंग फ्रॉम V1 टू V2 dV अपॉन V, और dV अपॉन V इसका इंटीग्रेशन होता है log V, और लिमिट रखेंगे तो ये बनेगा log V2 अपॉन V1। तो हम फॉर्मूला लिख सकते हैं W रिवर्सिबल इक्वल टू माइनस nRT log नेचुरल log ln नेचुरल log V2 अपॉन V1। अगर हम इसको 10 बेस में चेंज करें तो ये बन जाता है W रिवर्सिबल इक्वल टू माइनस 2.303 nRT log V2 अपॉन V1। आइसोथर्मल है तो हम V2 अपॉन V1 की जगह P1 अपॉन P2 भी लिख सकते हैं, ये उससे आता है PV इक्वल टू nRT से, उसमें T कांस्टेंट कर दो तो V2 अपॉन V1 इक्वल टू P1 अपॉन P2 बन जाएगा। इसी के जगह अपन ये फॉर्मूला भी काम में ले सकते हैं W रिवर्सिबल इक्वल टू माइनस 2.303 nRT log P1 अपॉन P2। अब आपको क्या करना है, जब कभी भी आइसोथर्मल रिवर्सिबल का क्वेश्चन आए तो आपको ये फॉर्मूला काम में लेना है। ये फॉर्मूला कब लगाना है, जब आइसोथर्मल तो है उसके साथ में रिवर्सिबल भी। हाँ, अगर मान लो रिवर्सिबल नहीं है और इरिवर्सिबल है तो सुन लेना, इरिवर्सिबल प्रोसेस कोई सा भी हो, इरिवर्सिबल का एक स्टेप का प्रोसेस, चाहे इरिवर्सिबल आइसोथर्मल हो या इरिवर्सिबल एडियाबेटिक हो या इरिवर्सिबल आपका आइसोबैरिक हो, इरिवर्सिबल का मतलब एक सिंगल स्टेप, और सिंगल स्टेप का वर्क होता है माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V। इसका मतलब इरिवर्सिबल प्रोसेस कोई सा भी हो, चाहे इरिवर्सिबल आइसोथर्मल हो या इरिवर्सिबल एडियाबेटिक हो, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको W इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V। ठीक है, हाँ अगर आइसोथर्मल इरिवर्सिबल है तो माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V लगाना है, और आइसोथर्मल रिवर्सिबल है तो फॉर्मूला लगाना है माइनस 2.303 nRT log V2 अपॉन V1, या फॉर्मूला लगा सकते हैं माइनस 2.303 nRT log P1 अपॉन P2। ये फॉर्मूले अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, चलिए जी, पीवी वर्क की कैलकुलेशन चल रही थी, ये फोर्थ पॉइंट हो गया। अब मैं आपके लिए फिफ्थ पॉइंट लेकर आया हूँ। फिफ्थ पॉइंट है वर्क डन इन एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस। अब हम आपसे बात कर रहे हैं वर्क डन, वो भी किसके अंदर, एडियाबेटिक रिवर्सिबल के अंदर। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ, ये हम आपको आगे भी थोड़ी देर बाद डिस्कस करने वाले। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इसको लिख दिया जाता है फ्लोट FLOT, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स होता है डेल्टा इक्वल टू होता है Q प्लस W। अभी डिस्कस करेंगे, अभी आप फॉर्मूला समझ लीजिए कि डेल्टा इक्वल टू Q प्लस W होता है जी। एडियाबेटिक है, एडियाबेटिक का Q कितना हो गया, 0 बताया था ना। एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर हीट एक्सचेंज 0 होता है, तो Q की जगह क्या रखें 0, तो डेल्टा E कितना आ जाएगा W, तो डेल्टा इक्वल टू W आ गया। आपको मैंने बताया भी था कि डेल्टा E होता है NCVDT, तो डेल्टा E की जगह लिखा मैंने NCVDT, ये लिखो NCVDT इक्वल टू W, या लिख सकते हैं W इक्वल टू NCV डेल्टा T, या लिख सकते हैं W इक्वल टू NCV डेल्टा T को लिखा हमने T2 माइनस T1। ये लीजिए, आप इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए। ये फॉर्मूला लगाना है जब प्रोसेस हमारे पास एडियाबेटिक रिवर्सिबल हो, तो ये फॉर्मूला लगाना। चलिए, इसी फॉर्मूले का थोड़ा सा और इसको मॉडिफाई करके बताते हैं। आप फॉर्मूला जानते होंगे Cp माइनस Cv इक्वल टू R मेयर फॉर्मूला होता है। Cp माइनस Cv इक्वल टू R ये मेयर फॉर्मूला होता है। ठीक है,
Cp माइनस Cv इक्वल टू आर है, इस पूरे को क्या करो Cv से डिवाइड कर दो तो क्या बनेगा Cp अपॉन Cv माइनस Cv अपॉन Cv की जगह लिखा 1 इक्वल टू आर अपॉन Cv। Cp अपॉन Cv होता है गामा, तो ये बन गया गामा माइनस 1 इक्वल टू आर अपॉन Cv। गामा माइनस 1 इक्वल टू आर अपॉन Cv, यहाँ से अगर Cv निकाले तो Cv आ जाता आर अपॉन गामा माइनस 1। तो मैं क्या करता हूँ, ये फॉर्मूले में जो Cv है इस Cv की जगह लिखूंगा मैं आर अपॉन गामा माइनस 1, तो मेरा फॉर्मूला बना W इक्वल टू एन आर अपॉन गामा माइनस 1 T2 माइनस T1। ये फॉर्मूला बन गया। आप ये फॉर्मूला याद कर लीजिए। आप चाहो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एन आर को अंदर मल्टीप्लाई किया तो बनेगा एन आर T2 माइनस एन आर T1, तो ये भी फॉर्मूला लिख सकते हैं W इक्वल टू एन आर T2 माइनस एन आर T1 अपॉन गामा माइनस 1। आप ये काम और कर सकते हैं, एन आर जो T2 है इसकी जगह P2 V2 भी लिख सकते हैं, तो आप ये भी लिख सकते हैं W इक्वल टू P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन गामा माइनस 1। तो ये बहुत सारे फॉर्मूले मैंने बना दिए। तो कौन कौन सा फॉर्मूला बना एडियाबैटिक रिवर्सिबल के लिए, एक फॉर्मूला तो बन गया W इक्वल टू NCV डेल्टा T नंबर 1। दूसरा फॉर्मूला बना W इक्वल टू NR अपॉन गामा माइनस 1 T2 माइनस T1। तीसरा फॉर्मूला बन गया W इक्वल टू P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन गामा माइनस 1। तो जब जो हमको डाटा दे रखे उसके हिसाब से हम ये फॉर्मूले अप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये हमने आपको बता दिया एडियाबैटिक रिवर्सिबल का वर्क। ठीक, नेक्स्ट 6 पॉइंट ले रहे हैं हम, वर्क डन WD का मतलब वर्क डन बाय केमिकल रिएक्शन इन ओपन कंटेनर। एक केमिकल रिएक्शन मेरी हो रही है ओपन कंटेनर के अंदर, मेरे को उसका वर्क निकालना है। वर्क डन बाय केमिकल रिएक्शन ओपन कंटेनर, जैसे ओपन कंटेनर बोला जाए, ओपन कंटेनर का मतलब पीएक्सएल कांस्टेंट होता है और क्लोज कंटेनर का मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। तो जैसे लिखा हमने ओपन वेसल का मतलब पीएक्सएल कांस्टेंट होता है, और आपको मैं बता चुका हूँ अगर पीएक्सएल कांस्टेंट होता है तो प्रोसेस आपका इरिवर्सिबल होगा, और इरिवर्सिबल प्रोसेस सिंगल स्टेप में होता है। ओपन वेसल लिखा, पीएक्सएल कांस्टेंट हो गया, प्रोसेस होगा इरिवर्सिबल, इसका ये सिंगल स्टेप होगा। और आपको बता चुका हूं सिंगल स्टेप का वर्क हो या इरिवर्सिबल का वर्क हो वो होता है माइनस पी डेल्टा वी। तो शुरुआत हमने यहीं से कर दी W इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी से। तो लिखा हमने W इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी को लिखा V2 माइनस V1, या इसको से लिखा हमने W इक्वल टू माइनस पी V2 माइनस पी V1। कोई दिक्कत नहीं आता। आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV इक्वल टू NRT, तो PV2 की जगह लिखूंगा मैं N2R इंटू T, PV1 की जगह लिखूंगा मैं N1R इंटू T। तो फॉर्मूला बनेगा W इक्वल टू माइनस, ये लिखा हमने N2R इंटू T माइनस N1R इंटू T, यहाँ तक आ गया। इसमें से R इंटू T कॉमन लिया तो फॉर्मूला बना W इक्वल टू माइनस N2 माइनस N1R इंटू T, N2 माइनस N1 को लिखा डेल्टा N, तो फॉर्मूला लिखा हमने W इक्वल टू माइनस डेल NG/RT, ये लिख दिया हमने डेल NG/RT। अब आप ये फॉर्मूला याद कर लो, जब भी केमिकल रिएक्शन का वर्क निकालना हो ओपन कंटेनर के अंदर तो फॉर्मूला लगाना है W इक्वल टू माइनस डेल NG/RT। यहाँ डेल NG क्या है, तो यहाँ डेल NG है प्रोडक्ट के गैसेस मोल माइनस रिएक्टेंट के गैसेस मोल। तो डेल NG यहाँ लिखा हमने टोटल गैसेस मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल गैसेस मोल ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट के टोटल गैसेस मोल में से आपको रिएक्टेंट के टोटल गैसेस मोल माइनस करने, आप ऐसा करेंगे तो आपके पास में जाता है डेल NG। डेल NG है टोटल गैसेस मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल गैसेस मोल ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट के टोटल गैसेस मोल में से हमको रिएक्टेंट के टोटल गैसेस मोल माइनस करने, इससे हमारे पास आएगा डेल NG। तो फॉर्मूला याद कर लीजिए W इक्वल टू माइनस डेल NG/RT। ये फॉर्मूला कब लगाना है, जब एक केमिकल रिएक्शन का वर्क निकालना हो ओपन कंटेनर के अंदर। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। 7 पॉइंट हमने ले लिया वर्क डन बाय केमिकल रिएक्शन इन क्लोज कंटेनर। अभी क्या लिया था, केमिकल रिएक्शन का वर्क ओपन कंटेनर में, अब केमिकल रिएक्शन का वर्क ही है पर हम ले रहे हैं क्लोज कंटेनर के अंदर। जैसे हमने आपसे बोला क्लोज कंटेनर का मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डेल्टा वी हो जाएगा 0। डेल्टा वी 0, W का फॉर्मूला होता है माइनस पी डेल्टा वी 0, तो वर्क भी 0 होता है। ध्यान रखना केमिकल रिएक्शन का वर्क ओपन कंटेनर में होता है माइनस डेल NG/RT और क्लोज कंटेनर के अंदर होता है 0। क्लोज कंटेनर का मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट और ओपन कंटेनर का मतलब पी एक्सटर्नल कांस्टेंट, मतलब प्रोसेस होगा रिवर्सिबल, इसका प्रोसेस होगा सिंगल स्टेप के अंदर। ठीक है, 8 पॉइंट नंबर 8 हमने ले लिया वर्क डन अगेंस्ट वैक्यूम, ऑब्लिक करके लिखा हमने वर्क डन इन फ्री एक्सपांशन। मतलब आपको फ्री एक्सपांशन का वर्क निकालना है या वैक्यूम के अगेंस्ट आपको वर्क निकालना है। देखो फ्री एक्सपांशन का मतलब क्या हुआ, गैस फ्रीली एक्सपेंड हो रही है, मतलब उसको रोकने टोकने वाला कोई नहीं है, मतलब उसका पी एक्सटर्नल 0। तो फ्री एक्सपांशन हो या वैक्यूम के अगेंस्ट वर्क हो, इसका मतलब होता है पी एक्सटर्नल 0। अगर आपका पी एक्सटर्नल ही 0 है, फॉर्मूला होता है W इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, पी एक्सटर्नल 0 तो वर्क भी 0 हो जाता है, इसका वर्क भी 0 होगा। तो आप देखो वर्क 0 कहाँ आया, नंबर 1 वैक्यूम के अगेंस्ट वर्क 0 होता है, नंबर 2 फ्री एक्सपांशन का वर्क 0 होता है, नंबर 3
नंबर 3, केमिकल रिएक्शन का वर्क क्लोज कंटेनर में 0 होता है। और क्या साइक्लिक प्रोसेस का वर्क 0 होगा? तो नहीं, साइक्लिक प्रोसेस का वर्क 0 नहीं होता है। साइक्लिक प्रोसेस के अंदर स्टेट फंक्शन का चेंज 0 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। ये हमने आपको वर्क के 8 पॉइंट आपको बता दिया। इसके बाद हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स के लॉज के बारे में डिस्कस करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास आता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसको लिखा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ZLOT, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? सुनो, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमसे ये कहता है कि हमारे पास में दो सिस्टम है। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमसे बोलता है कि हमारे पास में दो सिस्टम है। एक सिस्टम मेरे पास ए है और एक सिस्टम मेरे पास बी है। सिस्टम ए जो है ना वो एक दो सिस्टम ए और बी है। तो ये जो दो सिस्टम ए और बी है वो किसी थर्ड सिस्टम के साथ में सेपरेटली थर्मल इक्विलिब्रियम पे। इसका मतलब ये हुआ हमारा सिस्टम ए जो है वो सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम पे है। ये इसके साथ में थर्मल इक्विलिब्रियम पे, ये लिखा हमने थर्मल इक्विलिब्रियम पे। और जो सिस्टम बी है वो भी सी के साथ में थर्मल इक्विलिब्रियम पे, ये थर्मल इक्विलिब्रियम पे। तो जीरोथ लॉ क्या बोलता है कि ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम पे, बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम पे, तो फिर ए और जो बी होंगे ना ये भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम पे होंगे। ये हमारा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। ये हमारा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसके बाद हम आपको बता देते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। तो नेक्स्ट लेते हैं हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये लीजिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसको फ्लोट बोल दिया जाता है, ठीक है। नंबर 1 पॉइंट हमने बताया गिवन बाय रॉबर्ट मेयर एंड हेल्महोल्ट्ज। ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है इसको इंट्रोड्यूस किया था रॉबर्ट मेयर एंड हेल्महोल्ट्ज ने, पहला पॉइंट। सेकंड, एनर्जी जो कंजर्वेशन लॉ होता है ना, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ ही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? तो जो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ है वही होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो हमने लिखा एनर्जी कंजर्वेशन लॉ इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एनर्जी कंजर्वेशन लॉ इज फ्लोट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ है वही हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है। अब आप समझते होंगे एनर्जी कंजर्वेशन लॉ क्या कहता है। तो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ बोलता है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड energy can neither be created nor be destroyed, it can be converted from one form to another form। एनर्जी को ना तो आप क्रिएट कर सकते हो ना आप इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो, बस आप इसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। या आप ये भी बोल सकते हैं यूनिवर्स का टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो डेफिनेशन लिख दिया हमने, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक है। या आप इसको ये भी बोल सकते हैं टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स रिमेन कांस्टेंट। इस यूनिवर्स की टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। ये तो हो गया इसका थ्योरेटिकल पार्ट। अब हम ये देखते हैं ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है इसको आप मैथमेटिकली कैसे लिखोगे। तो अब हम इसके मैथमेटिकल फॉर्म पे बात करेंगे क्योंकि क्वेश्चन वगैरह के अंदर तो हमारे लिए मैथमेटिकल फॉर्मूले में काम आएंगे। तो हम देख रहे हैं मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फ्लोट। मैंने मान लिया मेरे पास एक सिस्टम है, वो जो भी सिस्टम है उसका उसके अंदर जितनी भी एनर्जी स्टोर है उन सबका एल्जेब्रिक सम है E1। तो मैंने मान लिया E1 है इस सिस्टम की इनिशियल इंटरनल एनर्जी। तो हमने मान लिया E1 इज द इनिशियल इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। चलिए जी, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, ये जो सिस्टम है जिसका इनिशियल इंटरनल एनर्जी E1 है, मैंने क्या किया, इस सिस्टम को Q हीट सप्लाई करी और इस सिस्टम पे मैंने W वर्क कर दिया। तो Q क्या लिखा, Q है हीट सप्लाई टू सिस्टम और W लिखा हमने वर्क डन ऑन द सिस्टम। वो जो सिस्टम है जिसका इनिशियल इंटरनल एनर्जी E1 है उसको हमने Q1 हीट दी, उसको हमने Q हीट दी और उस पर हमने W वर्क कर दिया। इसका मतलब अब क्या हुआ, Q हीट आपने दी, W वर्क किया, तो अब हम बोल देते हैं अब इसका जो फाइनल इंटरनल एनर्जी है वो सपोज बन गया E2। तो नेक्स्ट हमने लिखा E2 हमने मान लिया फाइनल इंटरनल एनर्जी वो बन गया E2। तो E2 क्या होगा, E1 तो पहले ही था, Q उसको हीट दे रहे हो, W उस पे वर्क कर रहे हो, इसका ऐसे लिखा जा सकता है ना E2 इक्वल टू E1 प्लस Q प्लस W, ठीक है। E1 को इधर लिया तो E2 माइनस E1 इक्वल टू लिखेंगे हम Q प्लस W, या E2 माइनस E1 की जगह लिखा डेल्टा E, तो डेल्टा E इक्वल टू Q प्लस W। ये है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, डेल्टा E इक्वल टू है Q प्लस W। जब कभी भी इस फॉर्मूले को काम में लें, इसमें जो Q और W है ना वो विद साइन रखने हैं, उसके साथ में दोनों का यूनिट भी सेम होना चाहिए। साइन तो दोनों को मैं आपको पहले डिस्कस कर चुका हूँ,
दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। इसका मतलब अगर आपने हीट जूल में लिखा तो वर्क भी जूल में लेना है, अगर आपने हीट कैलोरी में ली तो वर्क भी आपको कैलोरी में ही लेना है, ठीक है, विद द साइन एंड सेम यूनिट, ठीक है। चलिए, अब ये तो हो गया आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है इसको डिफरेंट प्रोसेस के लिए अप्लाई करके और कुछ इसके कंक्लूजन बना रहा हूँ। तो हमने हेडिंग लिखा some important conclusion drawn from first law of thermodynamics। जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है इसके कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। तो हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है इसको प्रोसेस के लिए 1 बाय 1 करके अप्लाई कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई किया आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। नंबर 1 लिखा हमने फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल जो प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए मैंने फर्स्ट लॉ अप्लाई कर दिया, ये फ्लोट अप्लाई किया। फ्लोट होता है डेल्टा इक्वल टू होता है क्यू प्लस डब्ल्यू। आइसोथर्मल है तो डेल्टा ई तो जीरो हो जाएगा, तो डेल्टा ई जीरो करते हैं आपके पास में क्यू इक्वल टू आता है माइनस डब्ल्यू, या आप लिख सकते हैं डब्ल्यू इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू, ठीक है। अब देखो डब्ल्यू इक्वल टू माइनस क्यू या क्यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू का क्या मतलब है, इसको समझना। जैसे आपने क्या किया, आपने ये लिया क्यू इक्वल टू है माइनस डब्ल्यू, आपने क्या किया, आपने इस सिस्टम पे वर्क किया, वर्क डन ऑन द सिस्टम। जैसे आप सिस्टम पे वर्क करेंगे तो वर्क डन ऑन द सिस्टम का पॉजिटिव, तो डब्ल्यू आपका पॉजिटिव है तो क्यू नेगेटिव आएगा नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ आपने सिस्टम पर जितना वर्क किया सिस्टम ने उतनी हीट रिलीज कर दी, क्यों, क्योंकि क्यू नेगेटिव है ना, इसका मतलब हीट रिलीज करेगा, ठीक है। तो हम इसको बोल सकते हैं ना, in isothermal process work done on the system is equal to heat evolved by the system। आप आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर सिस्टम पे जितना वर्क करोगे सिस्टम उतनी हीट को इवोल्व कर देगा, ठीक है। इन आइसोथर्मल प्रोसेस वर्क डन ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू हीट इवोल्व बाय द सिस्टम, ठीक है। ये तो हमने फर्स्ट अप्लाई किया इसको आइसोथर्मल के लिए। सेकंड अप्लाई करें फॉर साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस के लिए फ्लोट अप्लाई किया, फ्लोट डेल्टा इक्वल टू होता है क्यू प्लस डब्ल्यू, ठीक है। अब साइक्लिक प्रोसेस, आपसे बोला था साइक्लिक प्रोसेस के लिए जितने भी स्टेट फंक्शन है उनके चेंज जीरो होते हैं, तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए डेल्टा ई जीरो होगा। अगर डेल्टा ई जीरो होगा तो अगेन क्या लिखेंगे, क्यू इक्वल टू होगा माइनस डब्ल्यू, या आप लिखेंगे क्यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू या डब्ल्यू इक्वल टू माइनस क्यू। सेम रिजल्ट, वर्क डन ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू हीट इवोल्व्ड बाय द सिस्टम, सेम रिजल्ट। इसका मतलब इसका जो कंक्लूजन है आइसोथर्मल और साइक्लिक प्रोसेस का कंक्लूजन एग्जैक्टली सेम आ रहा है। थर्ड लिया हमने फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस। हमें जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है इसको अप्लाई करो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। चलिए जी, फ्लोट डेल्टा इक्वल टू होता है क्यू प्लस डब्ल्यू, एडियाबेटिक है तो क्यू होगा जीरो। इस फॉर्मूले में इस फर्स्ट लॉ के अंदर क्यू जीरो रखें तो क्यू जीरो लिया तो डेल्टा इक्वल टू बनेगा डब्ल्यू, डेल्टा ई डब्ल्यू की इक्वल हो जाएगा, डेल्टा ई डब्ल्यू, या लिख सकते हैं डब्ल्यू इक्वल टू डेल्टा ई। इसका मतलब ये हुआ आपने एडियाबेटिक सिस्टम लिया, एडियाबेटिक प्रोसेस लिया और उसके अंदर सिस्टम पे वर्क किया, यानी डब्ल्यू का साइन क्या होगा, पॉजिटिव, तो डेल्टा ई का साइन पॉजिटिव होगा। डेल्टा ई का साइन पॉजिटिव का मतलब ये होता है इंटरनल एनर्जी का इंक्रीज होना, डेल्टा ई का साइन नेगेटिव का मतलब इंटरनल एनर्जी का डिक्रीज होना। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि एडियाबेटिक प्रोसेस में अगर आप सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं, वर्क डन ऑन द सिस्टम है, मतलब डब्ल्यू अगर पॉजिटिव है तो डेल्टा ई पॉजिटिव का मतलब इंटरनल एनर्जी सिस्टम की बढ़ेगी। हाँ, अगर वर्क डन बाय द सिस्टम है, बाय द सिस्टम का डब्ल्यू क्या होगा, नेगेटिव, तो डेल्टा ई नेगेटिव, इसका सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कम होती है। तो इसको अपन ऐसे बोल सकते हैं ना, in adiabatic process work done on the system is equal to, in adiabatic process work done on the system is equal to increase in internal energy of system। adiabatic process के अंदर आप सिस्टम पे जितना वर्क करेंगे वो सारा का सारा वर्क उसके सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज होने में कंज्यूम हो जाएगा। इतने कम नहीं, in adiabatic process work done on the system is equal to increase in internal energy of system। हाँ, अगर हम बोल देते work done by the system in adiabatic process work done by the system पर W negative, by the system is equal to decrease in internal energy of system, तो वो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी के डिक्रीमेंट के इक्वल होता है, ठीक है। देखो मैंने आपसे बोला था कि जो वर्क है ना, वर्क स्टेट फंक्शन नहीं होता है, वर्क स्टेट फंक्शन नहीं है, पर एडियाबेटिक के अंदर वर्क का मतलब होता है डेल्टा ई, और डेल्टा ई स्टेट फंक्शन होता है, इसलिए बोल दिया जाता है एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर वर्क स्टेट फंक्शन की तरह एक्ट करता है। तो ये लिखा हमने, इन एडियाबेटिक प्रोसेस वर्क एक्ट एज स्टेट फंक्शन। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट पर बेस्ड एम्स और नीट के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, तो ध्यान रखना। अगर आपसे बोलता है कि वर्क स्टेट फंक्शन है क्या, तो आपको बोला वर्क स्टेट फंक्शन नहीं होता है। हाँ, अगर बोला जाए कि एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर क्या वर्क स्टेट फंक्शन की तरह एक्ट करेगा, तो बिल्कुल एक्ट करेगा। इन एडियाबेटिक प्रोसेस वर्क एक्ट इज स्टेट फंक्शन, ठीक है। थर्ड पॉइंट ले लिया हमने फॉर
आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक की बात करें, अब हम आइसोकोरिक के लिए फ्लोट अप्लाई करते हैं। फ्लोट डेल्टा इक्वल टू हो गया Q प्लस W, आइसोकोरिक है तो W तो जीरो हो गया, W हो गया जीरो, तो डेल्टा इक्वल टू आ जाएगा Q Q Q। और प्रोसेस आइसोकोरिक है तो उसकी जगह लिखा मैंने QV, वॉल्यूम कांस्टेंट है ना, इसका मतलब डेल्टा इक्वल टू बन गया QV। QV का मतलब होता है, Q का मतलब हीट है, V का मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम की हीट है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम की हीट का मतलब होता है डेल्टा E। तो कुल मिला के ये बोलना चाह रहा है कांस्टेंट वॉल्यूम की जो हीट होती है ना, इसका मतलब होता है डेल्टा E। ये लीजिए हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम QV इक्वल टू डेल्टा E। जब कभी भी आपसे बोला जाए कि कांस्टेंट वॉल्यूम की हीट कैलकुलेट करें तो आप समझ लेना ये हमसे डेल्टा E पूछ रहा है। तो आप या तो ये भी बोल सकता है डेल्टा E निकालो, या आप इसी बात को इनडायरेक्टली बोल सकता है फाइंड हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो जैसे आपसे बोला जाए कांस्टेंट वॉल्यूम की हीट, इसका मतलब आपको डेल्टा E निकालना है। एक बात और बताते हैं, हीट स्टेट फंक्शन नहीं होता है, पर कांस्टेंट आइसोकोरिक के अंदर हीट का मतलब डेल्टा E, और डेल्टा E तो स्टेट फंक्शन होता है। अपन ऐसे बोल सकते हैं इन आइसोकोरिक प्रोसेस हीट एक्ट एज स्टेट फंक्शन। तो ध्यान रखना एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर तो वर्क स्टेट फंक्शन की तरह एक्ट करता है, और जो आइसोकोरिक प्रोसेस है उसके अंदर हीट स्टेट फंक्शन की तरह एक्ट करता है। ठीक है, फिफ्थ और ले लिया हमने आइसोबारिक प्रोसेस। एक और हमारे पास है आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक के लिए डेल्टा इक्वल टू हो गया Q प्लस W। अब आइसोबारिक प्रोसेस में ना तो डेल्टा E जीरो होगा, ना Q जीरो होगा, ना W जीरो होगा। आइसोबारिक है तो W इक्वल टू माइनस P डेल्टा भी तो लिख ही सकते हैं, तो हमने फॉर्मूला लिखा डेल्टा इक्वल टू Q, Q की जगह Q रखा, W की जगह रखा माइनस P डेल्टा भी। चलिए जी अरेंज करते हैं। डेल्टा E को लिखा मैंने E2 माइनस E1 इक्वल टू Q, और इसको लिखा P V2 माइनस P1। रीअरेंज करते हैं, Q इक्वल टू बनेगा E2 प्लस PV2 माइनस E1 प्लस PV1। ठीक है, एंथैल्पी होता है, आगे हम एंथैल्पी के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। एंथैल्पी होता है H इक्वल टू E प्लस PV। एंथैल्पी बेसिकली इंटरनल एनर्जी और PV एनर्जी का एल्जेब्रिक सम होता है। एंथैल्पी क्या है? इंटरनल एनर्जी और PV एनर्जी का एल्जेब्रिक सम है, आगे बताऊंगा मैं आपको, अभी फॉर्मूला ध्यान रख लो। H इक्वल टू E प्लस PV होता है, ये क्या लिखा हुआ है E2 प्लस PV2, इसकी जगह लिखा मैंने H2, और E1 प्लस PV1 इसकी जगह लिखा H1, H2 माइनस H1, H2 माइनस H1 को लिखा डेल्टा H। एक तरह से देखा जाए तो QP इक्वल टू डेल्टा H। QP क्यों? क्योंकि आइसोबारिक है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं डेल्टा H इक्वल टू QP। तो देखो आप QV का मतलब है डेल E और QP का मतलब है डेल H। इसका मतलब डेल्टा H भी हीट होता है और डेल्टा E भी हीट होगा। डेल्टा E हीट कब होगा? जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, और डेल्टा H हीट कब होगा? जब प्रेशर कांस्टेंट होगा। ये कंसेप्ट अपने दिमाग में फिट कर लेना कि डेल्टा H भी हीट है, डेल्टा E भी हीट है। डेल्टा E कब है? जब वॉल्यूम कांस्टेंट है। डेल्टा H कब है? जब आपका प्रेशर कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट प्रेशर की हीट को बोलते हैं डेल H, और कांस्टेंट वॉल्यूम की हीट को बोला जाता है, कांस्टेंट वॉल्यूम की हीट को बोलते हैं डेल्टा E। ठीक है जी। हीट एट कांस्टेंट प्रेशर डेल H, फिर वही बात आ गई है, हीट स्टेट फंक्शन नहीं होता है, पर आइसोबारिक के अंदर हीट हमारा स्टेट फंक्शन बन जाता है। इन आइसोकोरिक प्रोसेस हीट एक्ट एज ए स्टेट फंक्शन। तो रिजल्ट याद कर लो, आइसोकोरिक और आइसोबारिक के अंदर हीट स्टेट फंक्शन की तरह एक्ट करता है, और एडियाबेटिक के अंदर वर्क स्टेट फंक्शन की तरह एक्ट करता है। और वैसे बोला जाता है हीट एंड वर्क आर नॉट अ स्टेट फंक्शन। ठीक है जी, इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन लिया मैंने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेट फंक्शन? कौन स्टेट फंक्शन है? फर्स्ट लिखा Q हीट, सेकंड W हीट स्टेट फंक्शन नहीं होता है, और W हीट ये भी स्टेट फंक्शन नहीं है। थर्ड लिखा Q प्लस W, अभी भी बताया था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, उस फर्स्ट लॉ से देखा जाए तो Q प्लस W का मतलब क्या हुआ? डेल्टा E, और डेल्टा E तो स्टेट फंक्शन होता है। तो आंसर दे देंगे थर्ड आंसर दिया जाएगा इसके लिए। ठीक है, बेसिक सा क्वेश्चन लिया है मैंने, बिल्कुल डेफिनेशन बेस्ड या ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ले रहे हैं, एकदम सिंपल। Next, in which of the following process work act as state function? In which of the following process work act as state function? First है isobaric, second isochoric, third adiabatic, and fourth ले isothermal। अभी भी समझाया था adiabatic में work state function होगा, आंसर दे देंगे थर्ड, इसका थर्ड आंसर दिया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, an ideal gas is allowed to expand adiabatically reversibly, then final temperature of gas। पहला ऑप्शन दे रखा है हायर देन इनिशियल टेम्परेचर, सेकंड ऑप्शन है लोअर देन इनिशियल टेम्परेचर, थर्ड है सेम एज इनिशियल टेम्परेचर, एंड फोर्थ दे रखा है कांट प्रेडिक्ट। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
हमने फ्लोट फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स लिखा, डेल्टा इक्वल टू होता है क्यू प्लस डब्ल्यू। इसने एडियाबेटिक बोला, एडियाबेटिक बोलते क्यू को हमने जीरो कर दिया। ये लीजिए क्यू हमने जीरो कर दिया क्योंकि एडियाबेटिक बोल रहा है हमसे, एडियाबेटिक तो क्यू जीरो करेंगे तो डेल्टा ही आपका आ जाएगा डब्ल्यू की इक्वल। यहाँ तक हम समझ में आ गए, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला, एन आइडियल गैस अलाउ टू एक्सपेंड। अब इसने बोला गैस एक्सपेंड हो रही है, अगर गैस एक्सपेंड हो रही है तो डब्ल्यू क्या लिखेंगे आप, नेगेटिव। डब्ल्यू नेगेटिव क्यों लिया, क्योंकि गैस का एक्सपांशन हो रहा है, ये गैस एक्सपेंड हो रही है तो डब्ल्यू अगर नेगेटिव है और डेल्टा ई क्या है, डब्ल्यू की इक्वल है, अगर डब्ल्यू नेगेटिव है इसका मतलब डेल्टा ई भी यार नेगेटिव होगा। डेल्टा ई नेगेटिव का मतलब एक तरह से इंटरनल एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इंटरनल एनर्जी डिक्रीज और इसका मतलब टेम्परेचर भी डिक्रीज हो रहा है, तो टेम्परेचर डिक्रीज हो गया तो हम क्या बोलेंगे कि हम अगर किसी गैस का एडियाबेटिक एक्सपांशन करें, अगर हम किसी गैस का एडियाबेटिक एक्सपांशन करें तो गैस का जो फाइनल टेम्परेचर है वो इनिशियल से कम होगा। आंसर क्या देंगे, लोअर देन इनिशियल टेम्परेचर, ठीक है। इसको ऐसे समझना। आपने क्या बोला, गैस का एडियाबेटिक एक्सपांशन करवाया, गैस का एडियाबेटिक आपने एक्सपांशन करवाया तो गैस का टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसका मतलब गैस आपकी कूल होगी। हाँ, अगर आप गैस का एडियाबेटिक कंप्रेशन करवाते हैं तो डब्ल्यू क्या होता है, पॉजिटिव, तो डेल्टा ई भी पॉजिटिव, तो टेम्परेचर बढ़ेगा। इसका मतलब ये हुआ एक आपके पास आइडियल गैस है, अगर आपने इसका एडियाबेटिक एक्सपांशन करवाया तो गैस आपकी कूल होगी, और एडियाबेटिक कंप्रेशन करवाया तो गैस की आपकी हीट होगी। इसका मतलब फाइनल टेम्परेचर इनिशियल से ज्यादा हो जाएगा। ये तो एक्सपांशन का क्वेश्चन है, तो आंसर देंगे लोअर देन इनिशियल टेम्परेचर, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 500 calorie heat is supplied to system and system does 150 joule work, delta E of system will be, ये ऑप्शन हमको दे रखे हैं। हमने एक सिस्टम है, इसको 500 कैलोरी हीट दिए, 500 कैलोरी हीट दिए और सिस्टम हमारा 150 जूल वर्क कर रहा है। डेल्टा ई हमसे पूछ रहा है, हमने फर्स्ट लॉ अप्लाई कर दिया। फर्स्ट लॉ डेल्टा इक्वल टू होता है क्यू प्लस डब्ल्यू। सिस्टम को हीट दे रहे तो हीट का साइन हम प्लस लेंगे, प्लस सिस्टम वर्क कर रहा है तो वर्क करेगा तो नेगेटिव। ये लीजिए, इसको सोल्व करें तो आंसर आ जाएगा, आप बोलेंगे 350। जबकि पता है क्या हो रहा है, ये जो Q है ये किस में दे रखा है, कैलोरी में, और 150 दे रखा है इसने जूल के अंदर। तो कैलोरी में से जूल डायरेक्ट माइनस नहीं होगा, इसका आपको इसको चेंज करना पड़ेगा। आप चेंज करके देख लेना, इनमें से एक भी आंसर नहीं आएगा। आंसर दिया मैंने फोर्थ, ये फोर्थ आंसर आ जाएगा। कैलोरी को जूल में या जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करना है तो कन्वर्जन के लिए क्या बताया था, 1 कैलोरी इक्वल टू होता है 4.2 जूल। ये लीजिए, आप इससे कन्वर्ट कर लेना, एक भी आंसर मैच नहीं करेगा, इसलिए आंसर दिया जाता है फोर्थ, नन इसका आंसर होता है, ठीक है। नेक्स्ट, an ideal gas is allowed to expand from 10 decimeter cubic to 20 decimeter cubic against external pressure of 2 atm. Calculate work done in joule, calorie and liter atm. आपसे बोला गया एक गैस है, उसको आपने एक्सपेंड किया, वो भी 10 डेसीमीटर क्यूबिक से 20 डेसीमीटर क्यूबिक तक, और एक्सटर्नल प्रेशर 2 atm का गैस। देखो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो इसने क्या बोला, इसने बोला कि गैस का एक्सपांशन पी एक्सटर्नल 2 atm के अगेंस्ट हो रहा है, और ये 2 atm पी एक्सटर्नल 2 atm क्या कांस्टेंट है। इसका मतलब प्रोसेस हुआ इरिवर्सिबल, तो फॉर्मूला लगाना है W इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। तो पहली बात तो फॉर्मूला ये लगेगा, पी एक्सटर्नल की जगह हमने 2 ले लिया, V2 माइनस V1, 10 से कहा जा रहा है 20, तो 20 माइनस 10 किया तो ये बनेगा 10। ये लीजिए, ये 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आ जाएगा 20। अब ये 20 जो है ना, ये किस में आ रहा है, ये आ गया आपका लीटर एटीएम के अंदर। अच्छा, आपको एक बात बता देते हैं, इसने जो बोला डेसीमीटर क्यूबिक, तो ध्यान रखना 1 डेसीमीटर क्यूबिक इक्वल टू 1 लीटर होता है। ये लीजिए, 1 डेसीमीटर क्यूबिक आपका 1 लीटर ही होता है। इसका मतलब इसका जो वर्क है ये हमारे पास आ जाता है 20 लीटर एटीएम माइनस 20 लीटर एटीएम, इसका वर्क आ गया। आपसे क्वेश्चन क्या बोला, वर्क आप एक तो लीटर एटीएम में बताएंगे, एक जूल में और एक कैलोरी में। ये तो लीटर एटीएम आया, इसको जूल में कन्वर्ट करता हूँ। जूल में कन्वर्ट करें तो W इक्वल टू माइनस 20। लीटर एटीएम को जूल में कन्वर्ट करने के लिए 101.3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये लीजिए जूल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। आपको कैलोरी में कन्वर्ट करना है तो 4.2 से डिवाइड कर दो, तो 4.2 से डिवाइड करें तो W इक्वल टू माइनस 20 मल्टीप्लाइड बाई 101.3, ये तो जूल हो गया। इसको 4.2 से डिवाइड कर देते हैं, ये लीजिए ये कैलोरी में कन्वर्ट कर दिया। तो आप जब क्वेश्चन आए तो ध्यान से देख लेना, इसमें जो आंसर है वो कौन सी यूनिट में आपसे पूछा जा रहा है, उसी यूनिट के अंदर आपको उसका आंसर देना होता है, ठीक है जी। और भी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसके, ओके। हम वर्क के क्वेश्चन बना रहे थे और क्वेश्चन मैंने लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
100 जूल ऑफ हीट इज सप्लाइड टू सिस्टम गैस है हमारे पास, आइडियल गैस, एंड गैस एक्सपेंड फ्रॉम वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर टू 20 लीटर अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 2 atm, कैलकुलेट डेल्टा ई ऑफ सिस्टम का डेली पता लगाना है। देखिए अब इस क्वेश्चन के अंदर हमको दे रखा है सिस्टम को हम हीट दे रहे हैं, 100 जूल हीट दी जा रही है, ठीक है, डेल्टा ई निकालना है। तो आप इसके लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से अप्लाई करें। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, डेल्टा ई इक्वल टू होता है Q प्लस W, ठीक है। हीट हम सिस्टम को सप्लाई कर रहे हैं, जिसने क्या बोला, गैस हीट लेके और 10 लीटर से 20 लीटर तक एक्सपेंड हो रही है, वो भी 2 atm के अगेंस्ट, इसका मतलब वर्क है। तो वर्क जो फॉर्मूला W है, इसकी जगह मैं भी लिख सकता हूँ ना, क्यों W था ना माइनस पी डेल्टा वी, इसको लिख दिया मैंने माइनस पी डेल्टा वी, ये होगा, ठीक है। क्यों सिस्टम को हीट सप्लाई कर रहे हैं और वो कितना है, वो 100 है, ठीक है, ये हमने जूल में ले रखा है। माइनस पी डेल्टा वी, प्रेशर हमको दे रखा है 2 atm, ये 2 atm, डेल्टा वी 10 से कितना जा रहा है 20 लीटर, 20 में से ये लीजिए 10 को माइनस कर दिया, इसको सोल्व करें दिया जाता है 100 माइनस 20, ठीक है, 100 जूल में और 20 हमारा लीटर एटीएम के अंदर दे रखा है, ठीक है। कई बच्चे क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट माइनस करके 100 में से 20 माइनस करके और आंसर इसका 80 कर देते हैं, जबकि हो क्या रहा है, 100 हमारा जूल में है और 20 किसी में लीटर एटीएम है और आंसर हमको जूल में देना है, तो इस लीटर एटीएम को भी जूल में चेंज करना होगा। तो इसका जो डेल्टा ई है, डेल्टा ई हमारे पास आ जाएगा 100 माइनस 20, ये लीटर एटीएम है, इसको आप 101.3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये भी जूल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। आप इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट, 1 मोल ऑफ वाटर वेपोराइजेस, अगला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आया हुआ है। 1 मोल ऑफ वाटर वेपोराइजेस अगेंस्ट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 800 डिग्री सेल्सियस, कैलकुलेट वर्क डन। 1 मोल वाटर, इसका वेपोराइजेशन हो रहा है, देख लीजिए, ठीक है। वाटर है, वाटर का वेपोराइजेशन H2O जो लिक्विड है, H2O लिक्विड, इससे चेंज कर दिया H2 गैस के अंदर, H2 लिक्विड से H2 गैस में चेंज हो गया। और ये क्या बोला, 1 मोल वेपोराइज हो रहा है, तो 1 मोल वाटर से 1 मोल ही वेपर बनेगा, ये 1 मोल का वेपोराइजेशन हो रहा है, ठीक है। इस रिएक्शन के लिए देखें तो इसका अगर हम डेल एन जी निकालें, डेल एन जी क्या होगा, प्रोडक्ट की गैसेस मोल तो 1 है, रिएक्टेंट का गैसेस मोल, तो रिएक्टेंट में तो लिक्विड है, इसका मतलब इसका डेल्टा एन जी आ जाएगा 1, ठीक है। वर्क हमसे पूछा जा रहा है, हमने फॉर्मूला लगा दिया W इक्वल टू माइनस डेल एन जी आर टी। आपको बताया था ना, अगर एक रिएक्शन ओपन कंटेनर में हो रही है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है माइनस डेल एन जी आर टी, तो माइनस डेल एन जी आर टी लगा दिया, माइनस डेल एन जी की जगह हमने रखा 1 R इंटू टी, ठीक है। R, अब R आंसर किस में दे रहा है हमको, आंसर दे रहा है हमको किलो जूल के अंदर, ठीक है। तो R की वैल्यू किलो जूल में रखेंगे, R होता है 8.314 तो जूल होता है, 1000 से डिवाइड कर देते किलो जूल में कन्वर्ट होगा, इनटू टी, टेंपरेचर दे रखा 100 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में चेंज करें तो ये जाएगा 373 केल्विन, ठीक है। ये आंसर हमारा किलो जूल में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब आपको R की वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ, ये R की वैल्यू पहले भी बता चुका हूँ, मैं आपको फिर बता देता हूँ। R जो है ना, R का वैल्यू एक तो होता है 0.0821 यूनिट है इसके लिए, लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल, एक तो हमारे पास R की वैल्यू होती है, ठीक है। सेकेंड, R की वैल्यू जो हमारे पास होती है, ये होता है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ये हमने जूल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। थर्ड हमारे पास जो R का वैल्यू होता है, ये होता है 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल, ये तो हमने आपको R की वैल्यूज बता दी, ये तो R की वैल्यूज होती है, ठीक है। ये लीजिए, ये तो आपके पास R की वैल्यू है, ठीक है, ये तो आपके पास R की वैल्यू है। अभी जो क्वेश्चन है ना, इसके अंदर क्या R नहीं, हमको R और T की जरूरत पड़ रही है। अब मैं आपको R और T की वैल्यू भी सिखा देता हूँ, ठीक है। हम आपको बता रहे हैं, एक तो 25 डिग्री सेल्सियस पर R और T का जो प्रोडक्ट होता है, ये कई जगह हमें R और T की जरूरत पड़ती है, जैसे होता है ना आइडियल गैस से क्वेश्चन लगाते हैं 1PV इक्वल टू nRT RET, वहाँ साथ में आ गया, यहाँ पर आ गया R इंटू टी, और भी केमिस्ट्री में कई सारे फॉर्मूले होते हैं, वहाँ पर R और T एक साथ होता है। तो मैं आपको R और T की जो वैल्यू है वो डायरेक्ट बता रहा हूँ, ताकि क्वेश्चन के अंदर पुट करते हैं फटाफट से आपका आंसर आ जाएगा R इंटू टी, ठीक है। देखो
मैंने आर क्या रखा, आर की वैल्यू रखी 0.0821 लीटर एटीएम रखा, टेम्परेचर 25 डिग्री केल्विन में चेंज करके, और इसको सोल्व करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 24.6 लीटर एटीएम। ये लीजिए, तो लीटर एटीएम में आ गया। ठीक है, तो 25 डिग्री में समझा रहा हूँ, 25 डिग्री पर आरओटी का प्रोडक्ट होता है 24.6, ये लीटर एटीएम होता है। हाँ, इस लीटर एटीएम को हम चेंज करते हैं किलो जूल के अंदर। अगर आप इसको किलो जूल में चेंज करेंगे तो ये हो जाता है आर इंटू टी इक्वल टू 2.5 किलो जूल। ये आपको अब याद रख लेना है। ठीक है, तो आपको याद क्या करना है, आपको ये याद रख लेना है कि 25 डिग्री पर आपको ये याद करना है 25 डिग्री सेल्सियस पर आरओटी का जो प्रोडक्ट है 24.6 तो लीटर एटीएम होता है, और 20 और 2.5 ये किलो जूल होता है। कई बार क्वेश्चन के अंदर टेम्परेचर 100 डिग्री होता है, तो मैं 100 डिग्री भी आपको बता देता हूँ। 800 डिग्री सेल्सियस आपको बता देते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस पर आरओटी का जो प्रोडक्ट है वो 3.1 किलो जूल होता है। ये मैंने 100 डिग्री भी आपको बता दिया है। ये लीजिए, ये 100 डिग्री पे हो गया। ठीक है, आर की तीनों वैल्यूज मैंने आपको बता दी है, और उसके साथ में आरओटी का प्रोडक्ट बता दिया। तो याद कर लीजिए, 25 डिग्री पर आरओटी का प्रोडक्ट है 24.6 तो लीटर एटीएम होता है, 2.5 किलो जूल होता है। और 100 डिग्री की बात करें तो 100 डिग्री पर आरओटी का जो प्रोडक्ट है वो होता है 3.1 किलो जूल। ठीक है, अब देखिए ये हमने लिया ना। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या था, वर्क किस में देना था मेरे को, किलो जूल में देना था, और टेम्परेचर दे रखा 100 डिग्री। तो आप ये भी तो कर सकते थे ना, किलो जूल में आंसर लाना है और टेम्परेचर 100 डिग्री है, तो जो आरओटी है इसकी जगह डायरेक्ट 3.1 भी रख सकते थे। तो मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ये तो मैंने लिखा -1, मैं इसकी जगह 3.1 लिख के और इसको डायरेक्ट सोल्व करता तो मेरा आंसर आ जाता -3.1 किलो जूल। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। तो आप अगर आप इसको सोल्व करके देख लेना, इससे भी 3.1 ही आता है। तो मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया है। अब आपको मतलब ये वैल्यू डायरेक्ट याद हो जानी चाहिए। अगर आपको वैल्यू डायरेक्ट याद है तो क्वेश्चन को सोल्व करने में आपको टाइम बहुत ही कम लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी एक्सपेंडेड सो दैट वॉल्यूम बिकम डबल, कैलकुलेट वर्क डन इन लीटर एटीएम। ठीक है, हमसे बोला एसटीपी और 16 ग्राम ऑक्सीजन है, तो सबसे पहले तो क्या करें, ऑक्सीजन 16 ग्राम है तो उसके मोल बना देते हैं। तो ऑक्सीजन के मोल ऑफ ऑक्सीजन ये बनता है 16/32, इसका मतलब ऑक्सीजन का हाफ मोल दे रखा है। ठीक है, एसटीपी ने बोला, आप समझते होंगे एसटीपी पर कोई सी भी गैस हो उसके 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर है, तो हाफ मोल है, तो हाफ मोल का जो वॉल्यूम है V1 यार वो तो फिर 11.2 लीटर होगा। इसका मतलब एक तरह से हमको V1 दे रखा है 11.2 लीटर। क्वेश्चन में क्या बोला, गैस एक्सपेंड होके वॉल्यूम कितना हो रहा है, डबल हो रहा है। इसका मतलब अगर V1 11.2 है और वॉल्यूम डबल हो रहा है तो इसका मतलब जो V2 है, V2 तो फिर आपका डबल का मतलब 11.2 का डबल 22.4 लीटर, ये आपका ये V1 V2 आ गया। और एसटीपी की बात करें तो एसटीपी पे जो प्रेशर है, प्रेशर वो लिया जाता है 1 एटीएम। हमने 1 एटीएम ले लिया। आपको वर्क निकालना है, आप फॉर्मूला लगा दीजिए, W इक्वल टू होता है माइनस पीएक्सएल डेल्टा V, ये लीजिए पीएक्सएल डेल्टा V। ठीक है, पीएक्सएल की जगह हमने 1 रखा, V2 माइनस V1, V2 हमारे पास है 22.4 माइनस 11.2, इसको सोल्व करें तो 11.2, तो इसका आंसर आता है -11.2 लीटर एटीएम। ये लीजिए, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया -11.2 लीटर एटीएम, ये इसका वर्क आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। Next, a cylinder of 5 liter capacity contain 10 mole of oxygen at 27 degrees Celsius. Due to sudden leakage in cylinder, all gas escaped into atmosphere and cylinder got empty. Atmosphere pressure is 1 atm. Calculate work done. हमको इसका वर्क डन बताना लीटर एटीएम के अंदर। क्वेश्चन को समझना, हमसे बोला जा रहा है एक सिलेंडर है, ये लीजिए हमने सिलेंडर ले लिखा है, ये सिलेंडर हमारे पास एक सिलेंडर दे रखा है। अच्छा क्वेश्चन है, देखना भाई, ये हमने एक सिलेंडर ले लिया है, ये हमारे पास एक सिलेंडर है। ठीक, ये लीजिए एक सिलेंडर, सिलेंडर ले रखा है और सिलेंडर में गैस भरी हुई है। और सिलेंडर के अंदर क्या है, सिलेंडर के अंदर ये 10 मोल O2 के प्रेजेंट है, 10 मोल O2 को प्रेजेंट है, और वो भी 27 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, हमसे क्या बोला, सिलेंडर में अचानक से लीकेज हुआ और सारी की सारी गैस निकल के एटमॉस्फेयर में चलेगी, और जो बाहर का प्रेशर है वो इसका पीएक्सएल ये इसने 1 एटम दे रखा है, और सिलेंडर आपका खाली हो गया। ये भी इसने बोल दिया सिलेंडर गोट एम्प्टी, सिलेंडर एम्प्टी हो गया। देखिए
अब क्या हुआ, जैसे सिलेंडर में लीकेज हुआ, गैस निकल के बाहर जाएगी, गैस निकल के बाहर जा रही तो गैस का एक्सपांशन किसके अगेंस्ट हो रहा है, तो गैस का एक्सपांशन हमारा जो पी एक्सटर्नल 1 एटीएम है, ये तो पी एक्सटर्नल 1 एटीएम तो कांस्टेंट है, इसका मतलब इसके अगेंस्ट हो रहा है, इसका मतलब पी एक्सटर्नल हमारा कांस्टेंट है। अगर पी एक्सटर्नल कांस्टेंट है तो हम बोल देंगे प्रोसेस इरिवर्सिबल होगा, एक स्टेप का प्रोसेस होगा। इसका मतलब आपको वर्क का फॉर्मूला लगाना है, W इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, ये लीजिए ये फॉर्मूला लगेगा। पहले तो हमने ये समझ लिया कि फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, पी एक्सटर्नल की जगह तो हमने 1 रख दिया, ये 1 आ जाएगा। V2 V1, अब V1 की बात करें तो V1 तो क्वेश्चन में देखा ना 5 लीटर है, तो V1 तो क्या रखूंगा मैं, ये 5 लीटर रख दिया। अब V2 मेरे को रखना, अब V2 क्या रखें, देखो अब आप कहेंगे क्वेश्चन के अंदर दे रखा सिलेंडर गोट एम्प्टी, तो आप बोलेंगे सिलेंडर तो खाली हो गया है, तो सर V2 तो 0 लेंगे। अरे यार आप वर्क किसका निकाले हो, सिस्टम का निकाले हो, सिस्टम कौन है, सिस्टम गैस है ना कि सिलेंडर है, तो कौन खाली हुआ, तो सिलेंडर खाली हुआ यार, गैस थोड़ी ना खाली हुई है, यानी V2 0 कैसे हो सकता है। अब पता है पहले गैस सिलेंडर के अंदर थी तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम था वही गैस का वॉल्यूम था 5 लीटर। अब क्या होगा, अब तो जो गैस है वो सिलेंडर से निकल के बाहर आ गई ना, तो वो ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर पाएगी, इसका मतलब V2 0 नहीं हो सकता, नंबर 1। दूसरी बात, कई बच्चे बोलते हैं सर V2 का आप इनफाइनाइट ले लो, तो यार ऐसे थोड़ी ना होता है कि जैसे सिलेंडर में लीकेज हुआ और वो जो गैस है वो पूरी यूनिट से फैल जाए, वो तो क्या करेगी, वो जो गैस है वो सिलेंडर के सराउंड ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, तो V2 इनफाइनाइट भी नहीं हो सकता। देखो V2 ना तो आपका 0 होगा ना इनफाइनाइट होगा। कुछ बच्चे क्या बोलते हैं सर 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 होता है, तो 10 को 22.4 से मल्टीप्लाई कर दो तो डायरेक्ट भी आ सकता है। वो कब होगा, जब एसटीपी होगा, और एसटीपी टेम्परेचर होता है 0 डिग्री और यहाँ पर टेम्परेचर 27, इसका मतलब आप 22.4 भी डायरेक्ट नहीं कर सकते। तो ना तो आप V2 0 ले सकते हैं, ना V2 आप इनफाइनाइट ले सकते हैं, और ना ही V2 आप 10 इंटू 22.4 कर सकते हैं। तो फिर आप कहेंगे सर अब फिर करेंगे क्या, तो आप PV इक्वल टू NRT अप्लाई करके इसका वॉल्यूम निकालेंगे। तो इसको हम सोल्व करते हैं, P V2 इक्वल टू NRT, ये लीजिए यहाँ से V2 हम निकालें तो V2 आ जाएगा NRT अपॉन P, ये लीजिए यहाँ तक N कितना मोल है, तो N हमारे पास 10 मोल है, 10 मोल हमने ले लिया है, ठीक है। R इंटू T, देखो क्वेश्चन 27 डिग्री, 27 को 27 कहें या फिर 25 और 27 अप्रोक्स सेम ही होता है, R इंटू T, इसकी जगह लिख दिया मैंने, अभी बताया था ना 24.6 लीटर एटीएम, क्योंकि वॉल्यूम लीटर में और प्रेशर हमारा 1। इसको सोल्व करें तो जो V2 है, V2 हमारे पास आ जाता है 246 लीटर, ये लीजिए 246 लीटर, तो V2 हमने लिख दिया 246 लीटर। इसको सोल्व करें तो आंसर आएगा माइनस 241 लीटर एटीएम, ये लीजिए इसका आंसर है माइनस 241 लीटर एटीएम, ये लीजिए 241 लीटर एटीएम इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 112 ग्राम ऑफ आयरन, आयरन का एटॉमिक मास दे रखा है हमको 56। 112 ग्राम ऑफ आयरन रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl, कैलकुलेट वर्क डन व्हेन केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन क्लोज वेसल एंड सेकंड ओपन वेसल एट 27 डिग्री, ठीक है। आपको मैंने बताया था केमिकल रिएक्शन का वर्क निकालना है, अगर ओपन कंटेनर में है तो फॉर्मूला लगाना है माइनस डेल NGRT, और क्लोज कंटेनर में है तो फॉर्मूला लगेगा W इक्वल टू माइनस P डेल्टा V, क्लोज कंटेनर तो डेल्टा V 0 तो वर्क भी 0। इसका मतलब पहला जो क्वेश्चन है क्लोज वेसल, इसका आंसर तो W इक्वल टू 0, फर्स्ट का आंसर तो 0 आ गया। अब हमको सेकंड वाला सोल्व करना है। सेकंड के सोल्व करने के लिए फॉर्मूला लगेगा माइनस डेल NGRT, इसका डेल NG निकालना पड़ेगा। डेल NG निकालने के लिए आपको रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, तो सबसे पहले तो आप आयरन की रिएक्शन डाइल्यूट HCl से करवा दीजिए। आयरन ये सॉलिड होता है, डाइल्यूट HCl ये हमने 2HCl, ये हमने HCl एक्वस होता है, इसको देखें तो हमने बना दिया, ये बन जाता है FeCl2 प्लस यहाँ से ये हाइड्रोजन गैस इवोल्व होती है। आपने बोला और डेल NG के अंदर गैसेस मोल लेते हैं, तो गैसेस मोल का मतलब ये देखिए सॉलिड है, एक्वस है, सॉलिड और गैसेस का मतलब केवल गैसेस मोल लीजिए। देखो हमने आयरन कितना लिया 112 ग्राम लिया, तो सबसे पहले तो हम आयरन के मोल बना लेते हैं। ये आयरन के मोल ऑफ आयरन 112 ग्राम है, आयरन का मोलिकुलर मास 56, इसका मतलब इसने बोला कि आयरन के 2 मोल है, तो हमको क्या करना है इस रिएक्शन के आयरन के 2 मोल रख के इसको बैलेंस करना है। तो मैंने आयरन का 2 मोल रख के इसको बैलेंस किया, इधर 2, ये लीजिए 2, क्लोरीन 2 2 जा 4, तो यहाँ पर 4 लिखना पड़ेगा, ये लीजिए यहाँ 4 कर देता है,
ये आ जाएगा 4, यहाँ 4 करते हैं, ये आ जाएगा आपका 2। इसको सोल्व करें तो इसका जो डेल्टा एन जी है, डेल्टा एन जी आता है 2 - 0 = 2, इसका डेल्टा एन जी 2 आ जाता है। ठीक है, आपको वर्क निकालना है, वर्क का फॉर्मूला लगा देते हैं, W को इक्वल टू है माइनस डेल एन जी आर टी, माइनस की जगह माइनस डेल एन जी रखा हमने 2 R × T R। वैसे भी इसमें तो आंसर किस में देना है हमको, कैलोरी में देना है, तो R की वैल्यू कैलोरी में क्या होती है, R की वैल्यू कैलोरी में होती है 2 और T टेम्परेचर 27 डिग्री, 27 का मतलब 300, ये 300 ये आंसर आ जाएगा हमारा कैलोरी के अंदर। इसको सोल्व करें तो आ जाएगा 412 आंसर -1200 कैलोरी, ये इसका वर्क आ जाता है, -200 कैलोरी इसका वर्क आ जाता है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, ये भी कई बार आ चुका है। ठीक, अब इसमें मिस्टेक क्या करता है बच्चा, इसमें FeCl2 है ना, ये वो क्या करते हैं FeCl2 की जगह FeCl3 बना देते हैं। जैसे FeCl2 की जगह वो FeCl3 बनाएगा, उसका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो FeCl3 क्यों नहीं बनेगा, यहाँ FeCl2 ही क्यों बना, उसका रीजन सुनो भाई। यहाँ पर FeCl2 बनेगा या FeCl3 बनेगा, इसको ये खुद डिसाइड नहीं कर पाता, इसको डिसाइड करेगा इसका जो बाय प्रोडक्ट है इसके साथ में बना, इसके साथ में बन रहा अपना हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो होता है ना एक रिडक्टेंट की तरह काम करता है। हाइड्रोजन जो है ना वो एक गुड रिडक्टेंट की तरह काम करता है। अगर रिडक्टेंट है तो जो भी इसके साथ बनेगा उसको रिड्यूस करके रखेगा। तो अगर यहाँ रिडक्टेंट है तो यहाँ कंपाउंड बनेगा लोअर स्टेट में, और यहाँ अगर ऑक्सीडेंट होता है ना तो यहाँ कंपाउंड बनता है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में। इसका मतलब अब यहाँ तो हाइड्रोजन रिडक्टेंट है तो यहाँ पर लोअर स्टेट का कंपाउंड बनेगा। अगर यहाँ पर पता ऑक्सीजन होता तो यहाँ पर फिर क्योंकि ऑक्सीजन एक ऑक्सीडेंट की तरह काम करेगा, फिर FeCl2 नहीं बनता, फिर हमारा FeCl3 का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। एक तो इसमें ये मिस्टेक होती है और दूसरी मिस्टेक क्या होती है, हम Fe+2HCl लिख के बैलेंस कर देते हैं और उसका डेल एन जी 1 निकाल लेते हैं। तो इस बात का ध्यान रखा करो, जितने आयरन के मोल ले रखे हैं उतने मोल यहाँ लेके इसको बैलेंस करके और फिर क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन, at 27 degree Celsius 2 mole of an ideal gas, at 27 degree Celsius 2 mole of an ideal gas expand isothermally reversibly from volume of 10 liter to 20 liter, calculate। हमको बताना है एक तो वर्क, एक डेल्टा ई, एक डेल एच और एक हमको क्यू आंसर देना है। और ये चलो जी हम किलोजूल में कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है 27 डिग्री 2 मोल आइडियल गैस एक्सपेंड, कैसे एक्सपेंड हो रहा है, इसमें बोला आइसोथर्मली रिवर्सिबली, इसका एक्सपेंशन हो रहा है आइसोथर्मली रिवर्सिबली। तो सबसे पहले हम आइसोथर्मल रिवर्सिबल का वर्क का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो आइसोथर्मल रिवर्सिबल का वर्क का फॉर्मूला होता है W = -2.303 nRT log of V2 अपॉन V1, ये फॉर्मूला होता है आइसोथर्मल रिवर्सिबल के लिए। वैल्यू पुट करते हैं -2.303 एन, मोल दे रखा है 2 मोल, ये 2 मोल R × T। देखो आंसर किस में देना है, मेरे को किलोजूल में देना है, आंसर किलोजूल में देना है। और क्वेश्चन के अंदर टेम्परेचर 27 है, आपको बता दो ना 27 डिग्री पर R और T का प्रोडक्ट 2.5 किलोजूल होता है। तो 2.5 रखते हैं, ये डायरेक्ट किलोजूल में आ जाएगा। log V2 upon V1, V2 दे रखा है 20, V1 दे रखा हमको 10, तो 20/10 बनेगा 2 और log 2 होता है 0.30, ये लीजिए 0.30 से इसको मल्टीप्लाई कर दे, ये हमको किलोजूल में आंसर आ जाएगा। इसको सोल्व करें तो क्या आ जाता है -2.303 मल्टीप्लाइड बाय 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो बनेगा 5 × 0.3, तो 15, ये बन जाता है 1.5 किलोजूल। ये लीजिए, ये तो हमारा ये वर्क आ जाएगा, ये तो आ गया वर्क। ठीक है, आप एक काम करें, ये जो 1.5 है इस 1.5 को 2.3 से मल्टीप्लाई करके देखें, 2.3 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 ये आपको देता है 3.45, W = -3.45 किलोजूल, ये आ जाएगा। ये तो वर्क आ गया, तो वर्क की जगह मैं लिख देता हूँ, वर्क आएगा -3.45 किलोजूल, ये देखिए फर्स्ट हो गया। सेकंड हमसे बोला डेल ई और डेल एच क्या होगा। आपको मैंने बताया था कि आइडियल गैस और आइसोथर्मल प्रोसेस, जो आइडियल गैस के लिए आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल ई और डेल एच दोनों 0 होते हैं। थर्ड हमसे क्या पूछ रहा है, क्यों। आपको बताया था कि आइसोथर्मल प्रोसेस में Q = होता है -W, W आ गया, साइन चेंज करो तो ये हीट भी आ जाती है। लीजिए आइसोथर्मल प्रोसेस में तो खास बात क्या है, अगर आपके पास वर्क आ गया, आपको हीट लाना है या हीट है और वर्क लाना है, आप उसका साइन चेंज करो, हीट से वर्क और वर्क से आपको हीट मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस at 2 atm in 27 degree Celsius temperature are compressed isothermally to half the volume by an external pressure of 4 atm. कैलकुलेट और लीटर एटीएम में आंसर देना समझना। क्वेश्चन दे रखा है 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस at 2 atm in 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आर कंप्रेस आइसोथर्मली। इसने बोला कि हम इसको आइसोथर्मली कंप्रेस कर रहे हैं, वो भी किसके अगेंस्ट, और कंप्रेस कब तक करें, जब तक इसका वॉल्यूम आधा नहीं हो जाता, वो भी किसके अगेंस्ट, पी एक्सटर्नल 1 atm के अगेंस्ट। आप ये देखें, ये जो क्वेश्चन दे रखा है इस क्वेश्चन के अंदर हमको दे रखा है कि जो पी एक्सटर्नल है वो हमारा 4 atm और ये पी एक्सटर्नल 4 atm इसमें कांस्टेंट दे रखा है। और आपको पता है अगर पी एक्सटर्नल कांस्टेंट हो, मतलब गैस का कंप्रेशन किसके अगेंस्ट हो रहा है, 4 atm के अगेंस्ट हो रहा है, इसका मतलब पी एक्सटर्नल कांस्टेंट हो गया। और अगर पी एक्सटर्नल कांस्टेंट है तो प्रोसेस जो होता है इरिवर्सिबल। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है आइसोथर्मल तो है, पर आइसोथर्मल के साथ में ये इरिवर्सिबल है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ आइसोथर्मल रिवर्सिबल का फॉर्मूला नहीं लगेगा, ये क्वेश्चन ही आइसोथर्मल इरिवर्सिबल का है। इसका मतलब यहाँ तो फॉर्मूला है, फिर ये लगेगा W इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, ये फॉर्मूला लगेगा यहाँ तो। पी एक्सटर्नल की जगह रखूंगा मैं 4, ये 4 आ गया, V2 माइनस V1। अब आपसे क्या बोला है, कितना कंप्रेस करे, तो वॉल्यूम आधा होने तक कंप्रेस करे, तो पहले तो V1 निकाल लो। तो V1 कैसे निकलेगा, इधर देखते हैं, ये लगाएंगे ना, P V1 इक्वल टू होता है nRT। तो यहाँ से अगर V1 निकाले तो V1 इक्वल टू n, मोल कितना है भाई 2 मोल, ये 2 मोल हो गया, R इंटू टी 27 डिग्री और 27 डिग्री और लीटर एटीएम है, तो इसको मैं लिख दिया 24.6 अपॉन P और इसका प्रेशर दे रखा है 2 atm। इसका मतलब इसका जो V1 है, V1 हमारे पास है 24.6 लीटर एटीएम, ये तो V1 है। अगर V2 निकाले, वॉल्यूम आधा करना है, तो ये आ जाता है 12.3 लीटर, ये लीजिए, ठीक है। V2 माइनस V1, तो V2 की जगह हमने रख दिया 12.3 और V1 की जगह रखा हमने 24.6। इसको सोल्व करें तो ये आ जाता है -4 इंटू 12.3 और ये हमारा आंसर आ जाएगा लीटर एटीएम के अंदर, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देखें तो ये माइनस माइनस ये प्लस बनेगा ना, ये प्लस आ जाएगा, ठीक है। ये बन जाता है 49.2 लीटर एटीएम, ठीक है। 49.2 लीटर एटीएम। इसका मतलब अगर वर्क की बात करें तो वर्क हमारे पास आ रहा है प्लस 49.2 लीटर एटीएम, ये तो वर्क आ गया, ठीक है। अगर क्यू की बात करें तो क्यू आ जाएगा माइनस ऑफ 49.2, ये लीटर एटीएम आ जाएगा, ठीक है। थर्ड क्या बोला, डेल यू, आपको बोला था आइसोथर्मल प्रोसेस में आइडियल गैस के लिए डेल यू और डेल एच 0 होता है, तो डेल यू तो हमारा 0 होगा, ठीक है। देखो एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, हमने वर्क के इतने सारे क्वेश्चन बनाए, आपने देखा हर किसी क्वेश्चन के अंदर वर्क हमारा नेगेटिव आ रहा था, और ये इकलौता क्वेश्चन अभी तक ऐसा है जिसमें वर्क पॉजिटिव आया। उसका रीजन अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन बनाए थे उन सब के अंदर एक्सपांशन हो रहा था। एक अकेला क्वेश्चन मैंने कंप्रेशन का लिया है, तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने कंप्रेशन का क्वेश्चन लिया, W मेरा पॉजिटिव आ गया और इसके पहले एक्सपांशन था, तो सबके W नेगेटिव आ रहे थे। इसका मतलब हमने देखा, हमने साइन के बारे में सोचा भी नहीं था, पर हमारा जो आंसर है ना वो विद साइन अपने आप आ रहा था। इसलिए मैंने आपसे बोल रखा है कि चाहे गैस एक्सपेंड हो या गैस कंप्रेस हो, आप फॉर्मूला हमेशा माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1 लगाना है और V2 में से V1 को ही माइनस करना है। चाहे V1 बड़ा हो या छोटा हो, आपका जो आंसर है वो विद साइन ऑटोमेटिक आ जाता है, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। आपने देख भी लिया कि एक क्वेश्चन कंप्रेशन का था, तो देखो वर्क का साइन अपने आप पॉजिटिव आ गया, और आपको साइन कन्वेंशन ये तो बताया मैंने, वर्क डन बाय द सिस्टम, या ऐसे बोल सकते हैं वर्क ऑफ एक्सपांशन नेगेटिव होता है और वर्क डन ऑन द सिस्टम, और वर्क ऑफ कंप्रेशन ये पॉजिटिव होता है। आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक हमारे साइन के साथ में आंसर आ रहे हैं, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक और क्वेश्चन लिया मैंने, at 27 डिग्री सेल्सियस 1 मोल आइडियल गैस इज allowed to expand reversibly and adiabatically, then obtained work done is 3 kilojoule, calculate final temperature of gas, ठीक है। देखो अब क्वेश्चन हमको दे रखा है गैस का एक्सपांशन हो रहा है, एडियाबैटिक रिवर्सिबल है, तो हमने वर्क का फॉर्मूला लगा दिया W इक्वल टू NCV डेल्टा T, याद है ये फॉर्मूला बताया था एडियाबैटिक रिवर्सिबल के लिए। वर्क हमको दे रखा है 3 किलोजूल। देखो ऑब्टेन वर्क डन का मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम है, अगर वर्क डन बाय द सिस्टम है तो नेगेटिव, तो वर्क की जगह रखा हमने 3 किलोजूल, तो जूल में चेंज किया 3000 माइनस इसलिए लगा दिया क्योंकि बाय द सिस्टम में देखो
अब इस वाले क्वेश्चन के अंदर हम वर्क नहीं निकाल रहे, हम वर्क की जगह उसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं। देन एक तो होता है वर्क निकालना, एक होता है वर्क की जगह वैल्यू पुट करना। अगर आप वर्क निकाल रहे हो तो साइन अपने आप आ रहा है, पर अगर फॉर्मूले में W की जगह अगर उसकी वैल्यू पुट कर रहे हो तो यार वो तो विद साइन रखोगे ना। तो यहाँ पर क्या वर्क डन बाय द सिस्टम है, तो वर्क तो नेगेटिव रखोगे ना, तो W की जगह मैंने -3000 रख दिया इक्वल टू n क्या है ये 1 मोल लिया, CV दे रखा है 12.5, T2 - T1, T2 हमको पता लगाना है, T1 27 डिग्री का मतलब इसमें दे रखा है 300। चले जी यहाँ तक सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करके और हम इसका T2 पता लगा लेते हैं। तो इसका सोल्व करेंगे तो T2 हमारे पास आ जाता है, आप सोल्व करके देख लेना। T2 इक्वल टू हमारे पास आ रहा है 150 केल्विन। T2 है 150 केल्विन। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में बच्चे से मिस्टेक क्या होती है कि वो W की जगह वो 3000 रखता है, -3000 नहीं रखता, और जैसे 3000 रखता है इसका आंसर आ जाता है 450 केल्विन, और जो कि गलत हो जाएगा जबकि इसका आंसर है 150 केल्विन। ठीक है जी।